स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में फर्स्ट जो चैप्टर जो दिया हुआ है आपका, उस चैप्टर का आगे की जो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशंस, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशंस, धर्म सुधार आंदोलन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रोमन कैथोलिक चर्च हैज़ द ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन द मिडिवल यूरोप, यानी कि मध्यकालीन यूरोप समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए ऐसा। क्रिश्चियन होली बुक्स बाइबल वाज रिटन इन लैटिन। तो उस समय जो उसकी जो धार्मिक ग्रंथ जो थे बाइबिल, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, सामान्य लोग जो थे वो इस भाषा को नहीं समझ पाते थे। द टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, और साथ ही वहाँ पे जो कैथोलिक चर्च के अंतर्गत ईसाई लोग जो थे वो काफ़ी लोगों को जो है वो काफ़ी को इग्नोर किए और वहाँ पर लोगों का शोषण किया एक तरीके से, उसका लाभ उठाते गए। सम क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स इनकरेज malpractice. They also exploited people in the name of religions. Corruption was leading in these religious. कुछ ऐसे वर्ग हुए या धर्म के नाम पे जो है वो शोषण करने लगे और धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहने लगा। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन एक आरंभ जो हुआ, उस आंदोलन को जो है सो रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप अगेंस्ट करप्शन टू बी ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन रिलीजियस। तो यही जो भ्रष्टाचार जैसे या भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो एक आंदोलन आरंभ हुआ, उस आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाने लगा। ठीक है, ये जो पिक्चर जो दिया है कोपरनिकस का है ना, एक है सोशल वर्कर्स। ओके, so let's start, carry on. The thinker of the time raised the voice against the corruption prevailing in the religious institutions. तो वहाँ पे क्या उन दिनों के जो विचारक जो थे वो धर्म सुधार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। देन बाइबल वाज द ट्रांसलेट इन द लोकल लैंग्वेज, बाइबल को जो है वो स्थानीय भाषाओं पे जो है वो ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, सो दैट द लोकल पीपल कुड आल्सो द रीड इट, ताकि वहाँ पे स्थानीय लोग जो है आसानी से उनको समझ सके, पढ़ सके। जनरल रिलीजियस लीडर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड गैव हिज ओपिनियन। अब वहाँ पे वस्तुतः हुआ क्या था कि इस मार्टिन लूथर नामक जो धर्मगुरु जो थे, उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया था। हिज ओपिनियन इन दैट द टोल्ड द पीपल्स, यू पीपल शुड रीड द बाइबल एंड अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजन्स एंड नॉट बिलीव इन रिलीजियस लीडर्स। तो उन्होंने क्या किया कि आप लोगों को धर्मगुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर उस स्वयं बाइबल पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, यू पीपल शुड रीड द बाइबल एंड अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द रिलीजन एंड नॉट बिलीव इन रिलीजियस लीडर्स। आप लोगों को धर्मगुरु की बातों को ना मानकर जो है बाइबल पढ़ना चाहिए। ही चैलेंज द क्रिश्चियन लीडर पोप फॉर द इंडिपेंडेंट पावर एंड आल्सो द प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिलीजियस सेटलमेंट एंड प्रिवेलिंग malpractice. So his believers were called the Protestant. उसने ईसाई धर्मगुरु के प्रमुख पोप की जो निरंकुश सत्ता जो थी उनको चुनौती दी और धर्म व्यवस्था से जो प्रचलित दोष जो थे उनको विरोध किया, और विरोध करने की स्थिति में उनको प्रोटेस्ट कहा गया, और उसके अनुयायी जो थे, उसके फॉलोअर जो थे, उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। सो हिज बिलीवर वर कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट, है ना, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को जो क्या है वो प्रोटेस्टेंट कहा गया। ड्यू टू द रिलीजियस रिफॉर्मेशन पोप बिकम द लेस पावरफुल। अब इसके आधार पर उस धर्म में जो है वहाँ पर पोप की शक्तियों में जो है वो कमी आने लगी। सम यूरोपियन रूलर्स आल्सो द डेनिड टू फॉलो द एम्पावरमेंट ऑफ द पोप, वन ऑफ देम वाज द किंग हेनरी VIII। तो उसमें से इंग्लैंड का जो राजा जो था हेनरी VIII भी
एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव किया। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ देखिए, नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। ठीक है। ड्यूरिंग 16th century the nobles lost their the power and the importance of king न्यू। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का आलोप होने लगा और राजाओं का महत्व जो था वह बढ़ने लगा। इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट द जियोग्राफिकल एरिया विथ सेम लैंग्वेज, हिस्टोरिकल customs, political and economic welfare of the people gave birth to the feeling at the nationalism। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। ठीक है। एंड ग्रेजुअली ऑल द पावर वाज द ट्रांसफर्ड टू द किंग एंड ही बिकेम सेंट्रलाइज द मोस्ट डोमिनेंट for the reasons imperialism evolved in the Europe, England, France, Spain, etc. National state came into unity. The evolutions of this national state has in the important in modern era। धीरे धीरे सारी सत्ता जो थी राजा के हाथों से केंद्रित हो गई और यह जो थे एक प्रबल हो गया कि इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र को उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राज्यों का उदय जो है आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। फिर देखिए आप ये ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप के एशिया के साथ व्यापार। ठीक है, व्यापार संबंध यहाँ पे बढ़ना। So let's start. With the rise of the new modern era, the age of the inventions and voyages started। नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ। अब ट्रेड रिलेशन बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया वर ओल्ड। ट्रेड वाज डन थ्रू एंड वाटरवेज बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया। तो भारत और यूरोपीय देशों के जो व्यापारिक संबंध बहुत ही ओल्ड थे, बहुत ही पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता रहा। फर्स्ट रूट बे ऑफ फ्रांस वाज द कनेक्टेड थ्रू सी रूट। इसमें जो पहला जो रूट जो था, पहला जो रास्ता जो था वो फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था, जिससे इराक, तुर्क, टर्की, वेनिस और जेनेवा, इटली के साथ व्यापार होता था। ठीक है। फॉर दिस ट्रेड वाज द बीइंग द विद द इराक, टर्की, वेनिस एंड जेनेवा, इटली से। सेकेंड रूट देखिए थे, अ लैंड वे वाज द बिटवीन द सेंट्रल एशिया टू यूरोप थ्रू इजिप्ट। सेकेंड जो था मध्य एशिया से लेकर मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। In this way, India's things were distributed to all over Europe through Venice and Geneva, which were the main trade centers. Afterward, Italy made relation with the Indian traders and left his partnership with the European, and in the 1453 took the charge of Turkey। अब इस प्रकार यूरोप की जो सभी क्षेत्रों में भारत की जो वस्तुओं का वितरण के लिए जो वेनिस और जेनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, इटली ने भारत की जो प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की जो हिस्सेदारी समाप्त कर दी गई। वही 1453 में 1453 ईस्वी में जो है कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्वेंशन ऑफ न्यू रूट। ठीक है, नए मार्गों की खोज। इस्तांबुल वर द मेन ट्रेड रूट ऑफ इंडिया एंड यूरोप। यूरोपियन traders had to reach Asia through this route, but after the Turkey rule over the Istanbul, the land route between Europe and India was closed. Therefore, Arabian cloth, sugar, etc. exported to Europe. These materials was unloaded in the Geneva in Italy, Venice,
Milan, and so and European traders bought these materials by paying tax from these markets and sold them in the different markets of Europe. तो इस्तंबुल नगर यूरोप की एवं भारत की व्यापारिक मार्ग का मुख्य केंद्र रहा। यूरोपीय जो व्यापारी को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, किंतु इस्तंबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत की जो जोड़ने वाली एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग जो थे वो बंद हो गया। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान वस्तु, रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जेनेवा, वेनिस, मिलान आदि शहरों में उतारा जाता था, जहां से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चूंगी देकर खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में जाकर बेचने का काम करते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की जो बड़ी मांग थी, लेकिन अरब व्यापारी वो को हटाकर भारत में सीधा व्यापार करना चाहते थे। यहाँ पे देखिए लास्ट जो मूवमेंट जो दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट मूवमेंट में दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें व्यापारिक स्पर्धा में जो है एक या व्यापारिक कंपनियों की वृद्धि में जो होना, व्यापारवाद का उदय होना, ठीक है। तो ट्रेडर्स गेन द प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, बट देयर वाज lot of problems in it. The problems came in this: to the trade gave up work to craftsmen started collecting raw materials and stocked them. Also they started doing the productions. In this way trade company was started. व्यापारियों की विदेशियों या विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे, मगर इनमें से उनके लिए कठिनाइयाँ और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी जो थे कारीगर को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों में सामूहिक रूप से करने में मदद देते थे। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरंभ हुई और 17वीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा मिलकर स्थापित की गई कंपनी थी। हॉलैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देश में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना स्टार्ट हुआ था। फिर आपका देखिए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ट्रेड इन यूरोप। तो यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम, ठीक है। तो व्यापार वृद्धि के परिणाम में हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया इकोनॉमिक इफेक्ट, सोशल इफेक्ट एंड पॉलिटिकल इफेक्ट। अब सोशल इफेक्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द ट्रेड मैनी ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू इट केम इनटू द एक्सिस्टेंस सच एज अ बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क एंड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यूरोपीय व्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ मध्यकाल में प्रचुर वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर जो सोने, चांदी और सिक्के के साथ आर्थिक लेन देन का एक माध्यम बन गया। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक व्यापारिक केंद्रों को उदय हुआ। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है, और व्यापार में अधिकाधिक पूंजी होने लगी या पूंजी की वृद्धि या विनियोजन होने लगी। फिर सोशल इफेक्ट में अगर देखिए यहाँ पे, तो सोशल इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं तो व्यापारियों से संबंधित जो अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब बिकने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाने लगा। पॉलिटिकल इफेक्ट में देखिए यहाँ पे, तो राइस इन द ट्रेड आल्सो द अफेक्टेड द पॉलिटिकल एरियाज ऑफ यूरोप। ट्रेड्स फॉर देयर ऑन द इंटरेस्ट सपोर्टेड द गवर्नमेंट रूलर्स आल्सो द रिलाइड the traders by the ranking them the according to the prosperity of the nation, with the business class got importance and respect in the country with the rise of trade in Europe। तो व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के जो राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ने लगा और व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए जो राजसत्ता का समर्थन करने लगा। व्यापारियों को देश की जो संपन्नता का आधार मानकर शासकों में भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने की, इससे देश में जो व्यापारिक वर्ग के महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ देश में ही यूरोप में सामंतवाद का भी पतन आरंभ हो गया। एक नई व्यवस्था जिसे पूंजीवाद भी कहने लगे अस्तित्व में आने लगी।
लास्ट आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनिज्म, उपनिवेश की स्थापना। ठीक है, अब उपनिवेश में क्या होता है ये देखते हैं यहाँ पे। यूरोपियन पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडेड ओवर द prosperous state of the American continent and the established colonialism. Spain established its region in southern and central America. तो यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को अपने हाथ में लिया और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किया। स्पेन में से मुख्यतः दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित किया। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में वह उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने भारत पर सर्वप्रथम, पुर्तगालियों ने तदनंतर के अंतर्गत अंग्रेजों, डच एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा किया। इस प्रकार जो है धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो था, जो शक्तिशाली या पूंजीपति राष्ट्र जो थे वो गरीब राष्ट्रों पर अपना हस्तक्षेप या हस्तगत बढ़ाना चालू किया, या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया। As a result of colonialism in Europe, European countries increased trade led to the more interest in earning. Colonialism has two great consequences. यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था कि उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। ठीक है, एज अ रिजल्ट अंततः परिणाम यही निकला कि यूरोपियन कंट्री जो थे या यूरोपियन कंट्री में जो था वो व्यापारिक संबंध या व्यापारिक कार्य जो था वो बढ़ने लगा। मतलब उनके मन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की जो लिप्सा जो थी वो बढ़ने लगी। हैज़ टू ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, और जिसके कारण जो था दो बड़े परिणाम निकले। पहला क्या था यहाँ पे देखिए कि हायर एस्पायरेशन टू स्नैच द कॉलोनीज लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज विच वाज रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अधिकाधिक उपनिवेश को हथियाने के चक्कर में यूरोपीय राष्ट्र आपस में लड़ते थे, आपस में संघर्ष होना चालू हो गया, और इसी संघर्ष के आधार पर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड जो है आपका टू रिमेन देमसेल्व्स द पावरफुल एंड टू अस ओवर कॉलोनीज द यूरोपियन पावर्स फोर्स द कॉमन पीपल टू रिमेन uneducated and backward so that the colonies countries resources can be exploited at a vast and rate and the common people. There was the thrown in the darkness of illiteracy and backwardness. तो अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे उन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण किया बल्कि वे शिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त को भी और डुबाता चला गया। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे इनके आंसर क्वेश्चन के जो PDF जो है वो। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या था आपका हिस्ट्री से राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।